हेलो गैस, तो कैसे हो आप सब लोग। होप सो सब लोग अच्छे हो, मज़े में हो और अभी अच्छा प्रॉफिट बनाया होगा, क्योंकि मार्केट में वापस एक बुल रन अपने को देखने को मिला है। नीचे के लेवल से बहुत तकड़ी, बहुत जल्दी अपने को रिकवरी देखने को मिली है, लेकिन ग्लोबल सिनेरियो अभी भी सपोर्ट में है नहीं। और एक चीज़ तो क्लियर है, इस बार का जो इंडिया का बजट आया है, जो 1 फरवरी को आया, और उसके बाद जैसे जैसे क्लैरिफिकेशन आ रहे हैं, अब मैं ये चीज़ आपको क्लियर कट बोल सकता हूँ और डेफिनेटली बोल सकता हूँ, इतिहास का सबसे बढ़िया बजट आया। इतिहास का सबसे बढ़िया बजट आया है। जो सबसे पहले आया था 1992 में, और उसके बाद जो बजट आया है वो आया है 2025 का बजट। लिटरली ये बजट, मैं बहुत फ़ैन हूँ इस चीज़ का, बहुत सही एलोकेशन हुआ है। और एक चीज़ मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ, इस बजट में सिर्फ हाईलाइट जो सब लोग कर रहे हैं कि रिटेलर को बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट 12 लाख की मिल गई, और मतलब मिडिल क्लास के लिए बहुत ज़्यादा सुविधा हो जाएगा, ये हो जाएगा, तो वो एक पॉइंट नहीं है। अगर बजट को आप ध्यान से देखोगे तो ये इकोनॉमिक्स को जितना फ़ायदा पहुंचाएगा उतना किसी भी बजट ने फ़ायदा नहीं पहुंचाया है। प्रॉपर हर एक सेक्टर वाइज अच्छे से एलोकेशन किया है बजट का, ठीक है। जो हर बार क्या होता है कि सिर्फ एक सेक्टर पे फोकस कर देते, तो वो चीज़ें, और बजट को एनालिसिस करने लग गए हैं, तो मेरे हिसाब से ये टॉपिक अपना छूट जाएगा। आज का टॉपिक अपना रहेगा वोडाफोन आइडिया के ऊपर, ठीक है। इसके ऊपर मेरे पास बहुत ज़्यादा क्वेरी आ चुकी है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको ये चीज़ जरूर बता देता हूँ, सिक्योरिटीज मार्केट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। यहाँ शॉर्ट पैसा किसी का नहीं बनता। यहाँ पे जितना प्रॉफिट दिखता है उससे कई गुना ज़्यादा लॉस होता है, और 100 में से 90 लोग यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ लॉस करते हैं। सिर्फ 10 बंदे हैं जो यहाँ पे प्रॉफिट में रहते हैं। और एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, एक का घाटा है वही दूसरे का मुनाफा है। तो रिटेलर को तो सिर्फ ट्रैप करने के लिए आते हैं लोग। रिटेलर क्या होगा, तेजी में चढ़ेगा और मंदी में उतर जाएगा, और जो ढंग का इन्वेस्टर है वो क्या करेगा, मंदी पे इन्वेस्ट करेगा और तेजी पे निकलेगा। ये सेम चीज़ हुई, आप अगर ग्रुप में जुड़े हुए हो तो आपको ये चीज़ पता होगी कि मैंने सितंबर में एक बार आगाह किया था कि प्रॉफिट बुकिंग जरूरी है, क्योंकि जो पीई वैल्यूएशन, जिसको हम प्राइस टू अर्निंग रेशो बोलते हैं, वो वैल्यूएशन जो निफ्टी का देख लो, हर कंपनी का ले लो, बहुत ज़्यादा महंगा था। जो कहीं ना कहीं 45 46 तक आ गया था शायद निफ्टी का तो इससे ऊपर भी गया था, एक बार का ट्रेड हुआ था, लेकिन वो वैल्यूएशन एक जस्टिफाइड वैल्यूएशन नहीं था। और आज की डेट में मेरे को ऊपर के लेवल से 50% करेक्शन देखने को मिल चुका है, जिसको मैं बोलूँगा निफ्टी ऑलरेडी 18 19 20 के पीई पे आ चुका है, और अब द राइट टाइम टू इन्वेस्ट है। मैंने सितंबर में आप लोगों को कहा था कि भाई मेरे हिसाब से प्रॉफिट बुकिंग कर लो, और सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर एक भी स्टॉक बाइंग का नहीं दिया। एक भी चीज़ को मैंने ऐसा नहीं बोला कि यार अपने को खरीदना चाहिए ये। हाँ, आईपीओ जरूर इन्वेस्ट किया था, हेक्सावेयर में इन्वेस्ट किया था, हेक्सावेयर ने अच्छा रिटर्न दिया है। और उसके अलावा डॉक्टर अग्रवाल आई में भी अच्छा खासा हम लोगों ने पैसा बनाया। तो आईपीओ कहाँ किस में इन्वेस्ट करना है वो एकदम मान लो परफेक्ट चीज़ हुई है हम लोगों के साथ। और उसके अलावा जनवरी फरवरी मार्च जब सब लोग भाग रहे थे स्टॉक मार्केट से, तब से इन्वेस्ट करके बैठे हैं, तब से कंटिन्यूसली हर टूटते भाव में एवरेज कर रहे हैं। और हर टूटते भाव में एवरेज करने के बाद आज की डेट में अगर मैं बोलूँ, सब लोग 20% रिटर्न पे है, अगर अच्छे से समझ के काम किया है तो, ठीक है। लेकिन क्या होता है ना, रिटेलर की सिंपल सा लॉजिक है। रिटेलर एकदम क्या करेगा, ऊपर के भाव पे खरीदारी करेगा। जब टाटा मोटर 1200 पे था तब उसको एंट्री लेनी थी, तब उसको चाहिए कि ये टाटा मोटर 10,000 जाएगा, लेकिन आज भाई साहब 600 की रेंज में अब तो खरीद लो, ठीक है। टाटा मोटर का तो चलो एक एग्जांपल हो गया, बाकी दूसरी चीज़ों को ले लेते। अच्छा, भारी एनर्जीज की बात कर लेते। भारी एनर्जीज जब 3500 पे था, 5,000 जाएगा, 6,000 जाएगा, आने वाले 2 सालों में 10,000 जाएगा। अब 2,000 के भाव पे आपको अच्छा नहीं लग रहा। रिटेलर एक्चुअल में ये होता है, रिटेलर की मानसिकता ही होती है। और सिंपल सी चीज़ बता रहा हूँ, अगर रिटेलर लॉस नहीं करेगा तो एफआईडीआई प्रॉफिट कैसे करेंगे, ठीक है। तो उस हिसाब से होता है। अब बात करते हैं वोडाफोन आइडिया की। वोडाफोन आइडिया का एक कल न्यूज़ बाहर आई थी कि वोडाफोन आइडिया पे जितना गवर्नमेंट के स्पेक्ट्रम वाले या ड्यूज जो भी बाकी थे, वो उन्होंने इक्विटी में कन्वर्ट कर दिया और 10 रुपए के ऊपर कन्वर्ट किए। तो पहले तो मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, कोई भी कंपनी अकॉर्डिंग टू सेक्शन 54 ऑफ द कंपनीज लॉ, कंपनीज एक्ट 2013, ठीक है, ये कानून बना हुआ है, कोई भी कंपनी डिस्काउंट में शेयर इश्यू नहीं कर सकती। थोड़ा सा बुद्धि लगाओ भाई, थोड़ी सी बुद्धि जरूरी है, ठीक है। 6 रुपये 80 पैसे मार्केट वैल्यू है। यहाँ पे मेरे को लग रहा है फिर से रिटेलर ट्रैप होने की कैटेगरी में है। यहाँ पे सब लोग तेजी में आ गए हैं, नहीं वोडाफोन आइडिया बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, लेकिन फंडामेंटली एकदम बैक डेट से रिसर्च करके सारी चीज़ें मैं आपके सामने क्लियर करूँगा। स्विंग ट्रेड कर रहे हो, बहुत बढ़िया है, होल्डिंग करने की गलती मत करना, ठीक है। मैं आपको क्लियर कट बोलता हूँ, वीडियो शुरू करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर सलाह कर लेना। मैं सिर्फ अपने पर्सपेक्टिव, अपने पॉइंट्स रख रहा हूँ, और कोई भी चीज़ मेरे को जो समझ में आ रही है मैं वही चीज़ आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। और वीडियो बहुत टाइम बाद बनाया हूँ, क्योंकि आज टॉपिक ऐसा आया कि सब लोगों के कमेंट्स आ रहे वोडाफोन आइडिया, तो सब लोगों के हिसाब से ये चीज़ मेरे हिसाब से परफेक्ट रहेगी। वीडियो के माध्यम से आप सबको ईजी वे में समझ में आ जाएगा,
ठीक है, अब बात करते हैं सबसे पहले इसकी हिस्ट्री की। वोडाफोन आइडिया 3-4 रुपए के भाव पे था, 8 रुपए एक जॉबिंग देता था, 3-4 पे आता, 7-8 पे जाता, वापस कुछ बैड न्यूज़ आती, वापस 2-3 पे आ जाता, बहुत बढ़िया चल रहा था। 2024 18 अप्रैल 2024, ठीक एक साल पहले वोडाफोन आइडिया को रिवाइव करने की बात चलती है कि हाँ, दो बंदे मार्केट में जैसे एयरटेल और जियो, इन लोगों ने मार्केट में पूरा का पूरा कैप्चर कर रखा है, एक तीसरा टेलीकॉम ऑपरेटर होना चाहिए वगैरह वगैरह, वैसे करके गवर्नमेंट को सपोर्ट है। रूमर्स है, कोई भी चीज़ अगर मार्केट में किसी को भी पैसा उठाना है ना, तो पहले तो वो पॉजिटिव न्यूज़ क्रिएट करेगा ही करेगा। ये चीज़ एकदम ध्यान गांठ बांध लो, ये चीज़ एकदम समझ लो अच्छे से, क्योंकि पॉजिटिव अगर क्रिएट नहीं होगा तो मार्केट से पैसा कैसे उठाएगा। एफपीओ आया था, इतिहास का सबसे बड़ा एफपीओ, 18,000 करोड़ के आसपास का। मैं पूरा का पूरा डेटा यहाँ पे लेके बैठा हूँ, पूरा जिस हिसाब से देखे भाई बहुत तगड़ा था। ठीक है, 18,000 करोड़ का एफपीओ लेके आया, इतिहास का सबसे बड़ा एफपीओ था, और इश्यू प्राइस था 11 रुपये। 11 रुपये पे जब आया था सब लोग 16 रुपये जाएगा, 25 रुपये जाएगा, टारगेट बड़े 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 और बड़े, 3 सालों में 100 हो जाएगा, ये हो जाएगा, और स्टॉप लॉस लगा के रखो, ये अरे कोई सेंस नहीं बनता। 18-19 के भाव पे सारा का सारा माल रिटेलर को चेप दिया, रिटेलर 18 रुपये के भाव पे फंसा हुआ है ऑलरेडी, और वो स्टॉक आज की डेट में 7 रुपये 6 रुपये आ चुका। रिस्क लेने के हिसाब से 2-5 हज़ार 10 हज़ार 20 हज़ार डाल दिए, बात खत्म, या तो ज़ीरो है या हीरो है, वो एक अलग चीज़ हो गया। अभी भी क्या हो रहा है, पहले तो ये चीज़ समझ लो 10 रुपये की वैल्यू पे जो इनको माल मिला है वो सिर्फ और सिर्फ लॉ की वजह से मिला है, अदरवाइज वैल्यू और कम हो सकती थी। हम लोग एक नेगेटिव पर्सपेक्टिव लेके हम लोग एनालिसिस करेंगे, ठीक है। उसके अलावा मैंने कंपनी के पिछले कुछ सालों के फाइनेंशियल्स खोल के रखे हैं, ठीक है। कुछ सालों के फाइनेंशियल्स अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे कंपनी दिसंबर 2021 में जो इंटरेस्ट पे करी है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर की बात कर रहा हूँ, 5,325 करोड़, और उस हिसाब से एवरेज जो अभी इनका इंटरेस्ट पेइंग का साइकिल जो चल रहा है वो कहीं ना कहीं 6,000 करोड़ के आसपास का चल रहा है, और दिसंबर 2024 क्वार्टर में इन्होंने इंटरेस्ट पे किया है 5,940 करोड़, ठीक है। और इनका जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स या प्रॉफिट बिफोर टैक्स की हम लोग बात करें तो वो ऑलरेडी लॉस में जा रही है कंपनी, 6,607 करोड़ रुपए, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, सिंपल सा लॉजिक लेके सिंपल सी चीज़ समझना। कंपनी का इंटरेस्ट जा रहा है 6,000 करोड़ के आसपास, और कंपनी का जो AGR ड्यूज था वो कहीं ना कहीं 40,000 करोड़ का ड्यू था। अगर मैं 40,000 करोड़ की एज पर सीधा इंटरेस्ट कैलकुलेट करूँ तो वो इंटरेस्ट फाइनेंशियल में कितना आ रहा था। 40,000 करोड़ की अगर बात करूँ तो मैं कहीं ना कहीं 10% तो मानूंगा ही मानूंगा। पूरा डेटा मेरे को मिला नहीं, उतना एनालिसिस मैंने अभी तक किया नहीं है, बाकी वो सारी चीज़ें भी मैं बता दूंगा, लेकिन एक लॉजिकल थिंकिंग तो सही होनी चाहिए ना। अगर उस हिसाब से देखें, अगर 40,000 करोड़ पे सिर्फ 10% मानते हैं, 4,000 करोड़ साल का इंटरेस्ट, 4,000 करोड़ का डिवाइडेड बाई 4 कर देते हैं तो पर क्वार्टर इंटरेस्ट कितना हुआ, 1,000 करोड़ का। मैं ऐसा मान लेता हूँ कि 1,000 करोड़ का इनको अब इंटरेस्ट पे नहीं करना। इंटरेस्ट में कितना फर्क आएगा, जो 6,000 था वो 5,000 हो जाएगा, और जो लास्ट क्वार्टर में 5629 करोड़ आया है मैं इसको 4,000 करोड़ के इंटरेस्ट पे मान लेता हूँ। स्टिल पॉइंट क्या है, कंपनी फिर भी लॉस में है। रही बात दूसरी, गवर्नमेंट ने पहले भी स्टेक बेच रखा है, स्टेक गवर्नमेंट ने एक्वायर किया, उसके बाद गवर्नमेंट ने पब्लिक को माल पहरा दिया, क्योंकि सिंपल सी चीज़ है, चाहे भले गवर्नमेंट हो चाहे भले इन्वेस्टर हो, वो अपना पैसा एक बार निकालेंगे ही निकालेंगे, ठीक है। कुमार मंगलम बिरला ने कुछ इसमें इन्वेस्ट किया था, उन्होंने भी ऊपर के भाव पे एग्जिट कर दिया था, ठीक है। सिंपल सी चीज़ ये है, कंपनी के फंडामेंटल्स बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। अगर आप लोग इन्वेस्ट करते हो स्विंग ट्रेड के हिसाब से बहुत बढ़िया स्टॉक बन सकते हो सकता है कल अपर सर्किट भी ठोक दे। रीजन बिहाइंड द सीन, रिटेलर वापस इसमें माल परचेज करेगा, वो बोलेगा अब तो इसको एवरेज करते हैं, अब तो गवर्नमेंट का स्टेक हो गया, अब तो गवर्नमेंट कंपनी हो गई, 3% और स्टेक लेते तो पूरा पूरा गवर्नमेंट का हो जाता है। अरे भाई साहब, वोडाफोन अगर कोई सिम यूज कर रहा है, ग्राउंड लेवल पे आके बात करते हैं अपने ग्राउंड लेवल पे, अगर किसी बंदे के पास वोडाफोन की सिम है तो एक बार मेरे को बता दो उस बंदे ने वोडाफोन में रिचार्ज कितनी बार करवाया है। उसने एक बार रिचार्ज करवाया, उसको नेटवर्क कनेक्टिविटी नहीं मिली तो उसने अगली बार वोडाफोन का सिम पे रिचार्ज नहीं करवाया यार। अगर प्रैक्टिकल होके देखोगे, प्रैक्टिकल होके चीज़ों को सोचोगे तो कंपनी परमानेंटली कंसिस्टेंटली कंपनी अपने कस्टमर बेस को लूज करती हुई दिख रही है। इस चीज़ को गौर रखना। तो अंधाधुंध होके इस स्टॉक में मत भागना कि भाई मेरे को इस स्टॉक में पैसा लगाना है। थोड़ा सा लॉजिकल थिंकिंग होना चाहिए यार। मेरे पास
नहीं करते। कम से कम 25 से 30 मैसेजेज आ चुके हैं, वोडाफोन आइडिया, हितेश भाई वोडाफोन आइडिया क्या लग रहा है, वोडाफोन आइडिया क्या लग रहा है, हमारे पास शेयर्स पड़े हैं, हम लोग और एवरेज करें क्या, हम और घुसे क्या, अब तो गवर्नमेंट ने इनका ड्यूज़ भी ख़त्म कर दिया है, अब तो एक मेजर इसके लिए पॉजिटिव है लाला, पॉजिटिव है, लेकिन ऐसा पॉजिटिव नहीं है कि ये आपको लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा रिटर्न दे दे। अभी आप यूट्यूब पे जाओ, हर जगह जाओ, बस गजब हो गया, वोडाफोन आइडिया अब यहाँ जाएगा वहाँ जाएगा, लोग वापस टारगेट देने को लग गए। भाई टारगेट ऐसे ही सेट नहीं होते, यहाँ पे अगर मैं कोई स्टॉक का टारगेट सेट कर रहा हूँ ना, तो ऐसे ही सेट नहीं कर रहा वो चीज़ का कि यार हाँ उड़ती बातें कर ली, इसका टारगेट यहाँ तक है। अरे उसमें उतना कैपेसिटी तो होना चाहिए भाई, उतना कैपेसिटी होगा तब वो भागेगा ना। स्विंग ट्रेड करना है कर लो, सुबह लिया है शाम को बेचना है, बात खत्म। छोटा मोटा अमाउंट के साथ स्विंग ट्रेड कर लिया ठीक है, लेकिन पैसा सेफ रखना आज की डेट में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तुम लोग क्या करोगे यार, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बनने के चक्कर में लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट, यार एक चीज़ प्रैक्टिकली सोचो, कोई बंदा आके आपको बोल रहा है कि आपने अगर 1990 में इन्फोसिस लिया होता, उसमें सिर्फ इतने रुपए डाले होते तो आज की डेट में आपके पास इतने रुपए होते, ठीक है। विप्रो में आपने अगर इतने डाले होते तो आज की डेट में आपके पास इतने रुपए होते। एक सिंगल बंदा मेरे को गिनवा दो, एक सिंगल बंदा जिसने 1990 में इन्फोसिस लिया था और अभी तक होल्ड किया है। इसका और बैकडेट पे एनालिसिस अगर हम लोग करें, एक शेयर चलता था शुरुआत में मोजर बियर नाम का। मोजर बियर क्या कंपनी थी, वो सीडी वगैरह मैन्युफैक्चर करती थी, तो ये डीवीडी वगैरह, तो उस वक्त एक क्रेज़ था। तब नेटफ्लिक्स, हॉटस्टार, ये ओटीटी सब्सक्रिप्शन उस टाइम पे नहीं होते थे। फिल्म्स वगैरह क्या होता ना कि हम लोग खुद जाते थे, जब हम लोग बच्चे थे दुकान पे जाते थे, सीडीज़ लेके आते थे मोजर बियर की, डीवीडी लेके आते थे, वहाँ पे प्ले करते थे। भाई उस शेयर को नामे शेयर बोलते थे उस टाइम का कि ये घाटा नहीं देगा। वो कंपनी शट डाउन हो गई है, व्यापार के तरीके चेंज हुए हैं। दो ओपिनियन मेरे क्लियर है। अनलिस्टेड मार्केट में अगर आप गुजरे हो तो ऐसी कंपनी को आइडेंटिफाई करो जिसमें पैसा, लिटरली पैसा उस कंपनी को ज़रूरत है। अनलिस्टेड मार्केट में क्या होता है, अगर आप 100 कंपनी में इन्वेस्ट करोगे तो उसमें से 95 कंपनी वाइप आउट करेगी, और जो 5 कंपनी है वो 95 का पैसा इस कदर रिकवर करके देगी कि भाई साहब वो मल्टीबैगर रिटर्न बनेंगे, वो वहीं पे बनेंगे। अब स्टॉक मार्केट से अगर आप लिस्टेड एंटिटी से अगर आप पैसा बनाने का सोच रहे हो तो भाई मार्केट बहुत अलग हो गया, ठीक है। अब रही बात दूसरी, टारगेट कैसे सेट होते हैं मैं बताता हूँ आपको। मैंने टारगेट सेट किया था BSE आई थिंक 440 पे सजेस्ट किया था। 440 पे जो सजेस्ट किया था कि ले लो, उसका रीज़न ये था क्योंकि उस वक्त मार्केट में अगर मैं देखूँ तो रिटेल इन्वेस्टर भाई दिन दुगुनी रात चौगुनी तरक्की से घुस रहा था। अगर ग्राउंड लेवल के मार्केट की बात करें, नॉर्मल बाजार की, वहाँ पे हालत सही नहीं है। लोगों की, पार्टियों की हालत इस कदर ख़राब है कि एक एक पार्टी दिवालिया मतलब इंसॉल्वेंट की कैटेगरी में आ रही है। तो मार्केट का जो व्यापार है उतना सही नहीं था। स्टॉक मार्केट का व्यापार बहुत बढ़िया बुल रन चल रहा था। बहुत बढ़िया बुल रन में क्या होता है ना कि हर एक रिटेल इन्वेस्टर क्या होता है, डीमैट अकाउंट ओपन करवाता है, और डीमैट अकाउंट में आज की डेट में NSDL में जितनी डीपी नहीं है उससे ज़्यादा डीपी CDSL में है। तो CDSL में जो डीपी है, क्योंकि मेजरली क्या है कि BSE में कंप्लाइंस की जो एक है ना कि सेबी के कंप्लाइंस बोल दो, BSE के कंप्लाइंस बोल दो, वो बहुत कम है एज़ कम्पेयर टू NSE। तो उसकी वजह से क्या होता था कि BSE में बहुत ज़्यादा डीमैट अकाउंट खुलने लगे, BSE इन द सेंस CDSL में। मोस्ट ऑफ 90% पीपल के जो डीमैट अकाउंट है वो CDSL में है, NSDL में बहुत कम है इन कंपैरिजन ऑफ CDSL, ठीक है। अगर दोनों का मार्केट शेयर की बात करें, CDSL का मार्केट शेयर ज़्यादा है, तो उसकी वजह से BSE में वहाँ दिख रहा था। और उसके अलावा रही बात दूसरी, NSE अनलिस्टेड मार्केट की सबसे बड़ी कंपनी वो BSE पे लिस्ट होने वाली थी, ऐसा रूमर्स चल रहा था। तो वो टाइम पे और 440 पे अगर उसके PE वैल्यूएशन की बात करें, भाई वो 3, 4, 5, 10 के PE पे मिल रहा था। इतना सस्ता था, और उस वक्त सब लोग भाग रहे थे। लेकिन उससे 5 साल पहले चले जाओ, BSE ने एक बंदे को रिटर्न कमा के नहीं दिए, रिटर्न आया जो इस साल आया। तो एक प्रॉपर एनालिसिस था, ठीक है। उसके अलावा रही बात दूसरी, मैं स्टॉक मार्केट का फ्यूचर बहुत ज़्यादा ब्राइट मान रहा हूँ आने वाले सिर्फ 5 सालों के लिए। ये आज की डेट का ये वीडियो नोट कर लेना, सिर्फ 5 सालों के लिए मैं बोल रहा हूँ कि स्टॉक मार्केट में बहुत पैसा बनेगा। 5 साल के बाद नहीं बनेगा, हो सकता है ये टर्म 3 साल हो जाए, हो सकता है ये 7 साल हो जाए, लेकिन वो लास्ट है। क्योंकि अगर आप जापान के मार्केट को ट्रैक कर रहे हो तो आपको पता रहेगा, एक ग्लोबल मार्केट को ट्रैक करो, बहुत बढ़िया लगेगा आपको, ठीक है। बहुत बढ़िया लगेगा इन द सेंस, बहुत बढ़िया आपको एनालिसिस मिलेगा कि कौन सा मार्केट किस कंडीशन से जूझ रहा है, तो आपको पता चलेगा। तो 7 साल या 5 साल अगर मैं मैक्सिमम उस चीज़ की क्राइटेरिया की बात करूँ, तब तक अनलिस्टेड कंपनी सारी की सारी लिस्टेड हो जाएगी। तो उस हिसाब से देखें तो ग्रोथ बहुत अच्छी है।
अब रही बात दूसरी, वहाँ पे जो टारगेट सेट किया था उस टाइम पे सीधा सीधा 6000 का टारगेट सेट किया था, ठीक है। कितना गुना, मतलब 15 गुना। अब पी वैल्यूएशन कहाँ तक का जस्टिफाइड है, मैं उसको ग्रोथ से कैलकुलेट करता हूँ कि कितना गुना ग्रोथ होने वाली है। जिस वक्त मैंने बीएससी सजेस्ट किया था उस वक्त डीमैट अकाउंट की संख्या बहुत कम थी, ठीक है। और इंडिया की जो पॉपुलेशन है शायद मेरे हिसाब से 1-8% उस वक्त ट्रेडिंग कर रही थी। लेकिन अब जो आंकड़ा है 7% का है, और ये 7% का जो आंकड़ा है ना, कम से कम मैं ऐसा देख रहा हूँ कि 2 साल के अंदर अंदर ये आंकड़ा आपको 20% तक का देखने को मिलेगा। उसकी वजह से मैं बीएससी में उतना ज़्यादा बुलिश था, और एक बोलते हैं ना कि 105 पी तक के लिए भी मेरे को जस्टिफाइड लग रहा था, मतलब 100-150 के पी पे भी मेरे को बीएससी जस्टिफाइड लग रहा था। तो उसकी वजह से अगर मैं बात करूँ तो बीएससी का टारगेट मैंने 6000 का सेट किया था, ठीक है। 6000 पे हम लोगों ने एग्जिट किया। उस वक्त लोग रिसर्च एनालिस्ट वगैरह, या अगर हम लोग दूसरी बात करें, ठीक है, किसी की बुराई नहीं करते, लेकिन उस वक्त क्या है कि हर जगह टिपाने लगे बीएससी 8000 जाएगा। अरे क्या भाई, 8000 जाने का उतना पोटेंशियल भी तो होना चाहिए ना, एक बार का तो नहीं है, क्योंकि मार्केट में मंदी आ चुकी है, डीमैट अकाउंट क्लोज हो रहे, वो वापस नीचे आएगा। और उस वक्त जो मेरा टारगेट बन रहा था, कहीं ना कहीं टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से 3200 तक का टारगेट बन रहा था, लेकिन मैंने एक बार 4000 का टारगेट दिया था, उसके बाद 3700 का टारगेट दिया था, 3700 के बाद 3200 तक का लग रहा था, लेकिन 3500-3600 तक ही आया था। लेकिन वो एक जो गैप है ना टेक्निकल चार्ट में, तो वो भी एनालिसिस करना पड़ता है, ठीक है। 3700 के बाद से फिर मेरे को ये लगा 4000 से ऊपर क्लोजिंग दे देगा तो ये भागेगा, और वही था। और कुछ थोड़ा बहुत इनसाइडर भी हो सकता है, किसी लोगों के पास तो इन्फॉर्मेशन आ ही जाती है। तो 4000 के ऊपर जैसा लग रहा था इन्वेस्ट करो, 4000 के ऊपर इन्वेस्ट किया था। उस वक्त मैंने ग्रुप में अभी तक किसी को टारगेट नहीं बताया, लेकिन टारगेट बहुत बड़े लेवल का टारगेट जो होता है वो सेट करके बैठे हैं हम लोग। और 12 मार्च को जो सजेस्ट किया था, 12 मार्च से अगर मैं देखूँ आज की डेट में 31 मार्च हुए, 5500 रुपये हो चुका है। बीएससी ने 1 पे 2 का बोनस और कर दिया है, और कहीं ना कहीं ये बोनस कहाँ एडजस्ट करवाता लग रहा है, वो बात अभी मैं अपने मन में ही रखूँगा ठीक है। लेकिन जो भी है एक्टिवली आप सबको मैं अपना टारगेट ज़रूर बताऊँगा, वो चीज़ें उस हिसाब से टारगेट सेट होता है। अब रही बात दूसरी, मैं एनएससी पे क्यों बुलिश हूँ, एनएससी का भी सेम लॉजिक है। एनएससी भाई 96% तक का मार्केट शेयर, मार्केट कैपिटलाइजेशन सारा का सारा उसी के पास है। रीजन बिहाइंड द सीन, आज की डेट में अगर कोई बंदा ऑप्शन ट्रेडिंग में घुसा है, ऑप्शन ट्रेडिंग में अगर वो घुसा है, सिर्फ और सिर्फ निफ्टी में काम कर रहा है। अब इसको दूसरे नज़रिए से समझो, दूसरे नज़रिए से अगर मैं समझूँ, जो जितने बंदे साल, 1.5 साल, 2 साल में स्टॉक मार्केट में आए हैं, जितने पुराने बंदे मेरी बात से एग्री करेंगे, उन्होंने कभी ना कभी तो ऑप्शन ट्रेडिंग किया ही होगा, और 1-2 साल तो पक्का किया होगा, लॉस लगाया है उसके बाद छोड़ा है, ठीक है। तो जो इतने न्यू कमर्स आए हैं, जिनको इन्फ्लुएंसर इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, वो बंदे ट्रेडिंग में आएंगे। अगर वो बंदे जिस हिसाब से इनका, और ये चीज़ें कैलकुलेट कैसे होती है, आप ओपन इंटरेस्ट से कैलकुलेट करो, आपको पता चलेगा। जो साल भर पहले जो ओपन इंटरेस्ट होता था, उससे 10 गुना ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट आपको देखने को मिल रहा है। मतलब वॉल्यूम बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुआ है, और मैं ये बोल रहा हूँ कि जितना वॉल्यूम आज की डेट में है, 10 गुना ज़्यादा तक का वॉल्यूम आपको देखने को मिलेगा। और विद इन 1 ईयर के अंदर अंदर अगर 10 गुना ज़्यादा वॉल्यूम वहाँ पे देखने को मिल रहा है, मतलब ज़्यादा ट्रेडिंग हो रही है, तो ज़्यादा एक्सपेंसेस लग रहे हैं। और सारी की सारी ट्रेडिंग एनएसई में होती है, क्योंकि एनएसई की एक्सचेंज है निफ्टी, बैंक निफ्टी, मिड कैप निफ्टी, तो सारा का सारा एनएसई का है। तो वहाँ पे जितना ज़्यादा खर्चा होगा, वो जितना ज़्यादा एक्सपेंसेस लगेगा, वो सारा का सारा एनएसई का इनकम है। थिंक लॉजिकली, ठीक है। और इन कंपेरिजन ऑफ बीएससी, एनएसई भाई कोड़ियों के भाव मिल रहा है, कोड़ियों के भाव पे। वो बोलते हैं ना अनलिस्टेड मार्केट में भाई बहुत कम वैल्यूएशन पे हो, तो वो सारी चीज़ें हैं। उस हिसाब से अगर मैं देखूँ तो एनएससी पे भी बहुत ज़्यादा बुलिशनेस आ रखी है। ये सारे कैलकुलेटिव्स, सारी चीज़ें, कैलकुलेशंस जो दिमाग में चलती है, मार्केट एनालिसिस चलता है, उस हिसाब से हम लोग टारगेट सेट करते हैं, ना कि न्यूज़ बेसिस पे। अरे वोडाफोन आइडिया को गवर्नमेंट ने ये कर दिया, मतलब ये स्टॉक भागेगा। अरे भाग जाएगा, शॉर्ट टर्म में भाग जाएगा, 20% का सर्किट लगा देगा, मतलब 10% का सर्किट है, 10% और एक्स्ट्रा मान लेते हैं, 20% की तेज़ी मान लेते हैं। स्विंग ट्रेड के लिए बहुत सही चीज़ है वो, लेकिन मल्टीबैगर रिटर्न मत अज्यूम भी मत करना, होल्ड करके तो बिल्कुल मत बैठना, ठीक है। चीज़ों को होल्ड करना आज की डेट में भाई, कंपनी के प्रोमोटर तक नहीं रुकते यार, वो स्टॉक प्लेज करवा देते हैं, वो ओएफएस लाके माल बेच देते हैं, कंपनी के प्रोमोटर तक नहीं रुकते, तो हम कौन से किस खेत की मूली है। किसी भी चीज़ की भक्ति काम की नहीं है। स्विंग ट्रेड मिले, 10-20% का रिटर्न मिले, लेके निकलो, सिंपल सी चीज़ है। और मल्टीबैगर रिटर्न चाहिए तो ऐसा स्टॉक आइडेंटिफाई करो जिसकी इन फ्यूचर आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत लगे। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, आईटीबीज, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी पे मैं इतना ज़्यादा बुलिश हूँ। मैं बोल रहा हूँ कि एक साल इसका क्वार्टर मंदा आ जाए, एक साल इसके क्वार्टरली रिजल्ट कम आ जाए, लेकिन एट लास्ट जो आपको क्या लगता है, अब जो वॉर्स हो रहे हैं वो सारे के सारे मतलब मैन पावर के ज़्यादा हो रहे हैं। भाई साहब टेक्नोलॉजी का है, यहाँ बैठे बैठे मैं यूएस में कैसे धमाका करूँ, यहाँ बैठे बैठे किम जोंग को कैसे उड़ा दूँ, भाई वो सारी टेक्निक लोग सोच रहे हैं।
वो कैसे पॉसिबल है? वो आईटी से पॉसिबल है। अच्छा, रही बात दूसरी, आज की डेट में अगर किसी भी कंट्री को बर्बाद करना है, उसका सारा सर्वर हैक कर लो, सारे सर्वर की धज्जियां उड़ा दो, वो कंट्री पूरी इकोनॉमिकली डिस्ट्रॉयड है। आईटी सेक्टर का जितना ज़्यादा यूज़ है ना, आईटी सेक्टर पे इतना ज़्यादा बुलिश हूँ। अच्छा, इसको अगर हम लोग, एक चीज़ आप सब लोग देखोगे, हमारे हिंदू जो मतलब सनातन जो धर्म है, उसके जो ग्रंथ है, वहाँ पे भी लिखा हुआ है कि कलयुग का अंत है वो सिर्फ और सिर्फ जो कली राक्षस, वो बोलते हैं ना कि जो कली जिस राक्षस के साथ मतलब फाइट करेगा, वो सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी होगा, दैट इज़ आईटी। आईटी में इन्वेस्ट करो, आईटी पे इन्वेस्ट करो, लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करो। फ्यूचर वही है, फ्यूचर सिर्फ और सिर्फ इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है। मैं यहाँ पे बैठा बैठा यही सोच रहा हूँ, यार मेरे से उठा नहीं जा रहा, मैं ऐसा कुछ बोलूँ, मेरे साउंड सुन के कि तुरंत हो जाए। भाई आप लॉजिकली सोचो, आईटी का अच्छा, आपने कभी सोचा था कि मतलब शुरुआत में जो हमारे बाप दादा जो व्यापार जिस हिसाब से करते थे, अगर वो तरीके से हम लोग आज की डेट में व्यापार करें ना, हमारी अर्निंग 10 गुना से आधी हो जाए। मतलब जो हम लोग 10 गुना की प्रेडिक्शन करते हैं ना कि इतना ग्रोथ होगा, वो 10 टाइम्स लोअर हो जाए। अगर मैं आज 1000 रुपये कमा रहा हूँ, पुरानी पद्धति से चलता रहा, तो वो 10 रुपये पे वो चीज़ आ जाएगी, वो 100 रुपये पे वो चीज़ आ जाएगी, सिर्फ 100 कमाई होगी। आईटी सेक्टर का हर जगह यूज़ बढ़ा है। इवन हमारे बिलिंग सिस्टम पे, अगर रिटेल शॉप ऑनर है, वो भी बिलिंग आईटी से कर रहे हैं। कंप्यूटर उनका लगा हुआ है, प्रिंटर लगा हुआ है, वो सारा का सारा सॉफ्टवेयर पे कर रहे हैं। कोई भी बंदा स्टॉक लेके आ रहा है, यार एक एक स्टॉक कौन देखे, पूरा का पूरा बिल्स भी मतलब कंप्यूटर पे चलाया, सॉफ्टवेयर पे चलाया, आईटी का यूज़ बढ़ रहा है। जो डेटा स्टोर कर रही है ना कंपनीज, उन पे दाव खेलो, भविष्य है वो भविष्य है। ठीक है, चीज़ों को समझो, वहाँ से पैसा निकलता है, वहाँ पैसा लगता है। नहीं समझ में आ रहा कि आईटी सेक्टर में कौन सी कंपनीज है, आईटी में इन्वेस्ट कर लो। एक म्यूचुअल फंड है HDFC टेक्नोलॉजी फंड, 12 रुपये 74 पैसे के आसपास होना चाहिए, उस पर इन्वेस्ट कर लो। चीज़ें बहुत है, तरीके बहुत है इन्वेस्ट करने का। एक पोर्टफोलियो पूरा सेट करना पड़ता है अपने को कि भाई हमारी सोच के अकॉर्डिंग कि हमको कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, कहाँ नहीं करना चाहिए। तो रही बात दूसरी, आज पूरा हम लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से बातचीत करी है। मेरे हिसाब से काफ़ी चीज़ें मैंने आपको क्लियर करके बोली है। और आई नो कि मैं वीडियो में कुछ बहुत ज़्यादा बोल देता हूँ कि कहीं ना कहीं वो बोल देना कि इतना क्लियरली हमको अथॉरिटी भी नहीं है, बिकॉज आई एम नॉट ए सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। तो अगर वो चीज़ों को देखूँ तो मैं इतना क्लियरली नहीं बोल सकता, लेकिन स्टिल क्या है कि फ्लो में बोल देता हूँ। और वीडियो एडिट करना मेरे को आता नहीं है भाई, सीधी सी बात है। मेरे को सिर्फ ये है कि पैसों के साथ खेलना आता है, फाइनेंस मैनेज करना आता है, वो अच्छे से आता है। ठीक है, वो मैं मेरे को उतना कैपेबल मानता हूँ कि मैं फाइनेंस अच्छे से मैनेज कर सकता हूँ। तो उस हिसाब से अगर मैं देखूँ तो मैं आपको मोस्ट ऑफली 100% यही ट्राई करता हूँ कि मेरे साइड से किसी भी इन्वेस्टर का 1 रुपया नुकसान में ना जाए, मेरी वजह से 1 रुपया नुकसान में ना जाए। और बाकी देखो, ऐसा शेयर मार्केट, सिक्योरिटीज मार्केट है सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, तो उस हिसाब से सोच समझ के इस स्टॉक मार्केट में घुसे। और सबसे पहले तो मैं हर एक बंदे को मना ही करता हूँ कि स्टॉक मार्केट एक बहुत गंदा दलदल है, इसमें मत घुसो। लेकिन अगर घुस गए तो पैसा बहुत सोच समझ के इसमें निवेश करो, क्योंकि क्या है ना कि यहाँ पे पैसा बनता है। और एक बहुत बढ़िया जो स्लोगन चलता है, शेयर बाजार आसान पैसे कमाने का सबसे मुश्किल तरीका है। ठीक है, और वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो चुकी है, काफ़ी चीज़ें आप लोगों के साथ वो डिस्कस करने का मन भी रहता है, लेकिन क्या है कि इतनी बड़ी वीडियोस हो जाती है, तो वो चीज़ें हैं। इसी के साथ वोडाफोन आइडिया के ऊपर मैं ये यहीं पे कंप्लीट करूँगा। मेजर जो हम लोगों ने पोर्शन कवर किया है कि वो हम लोग वैल्यूएशन टारगेट कैसे सेट करते हैं, तो वो चीज़ हो गया। वोडाफोन आइडिया सिर्फ स्विंग ट्रेड के लिए, कंक्लूजन यही, स्विंग ट्रेड के लिए बहुत अच्छा है। उसके अलावा मेरे को इसमें कोई सेंस नहीं लगता जब तक कंपनी पूरी प्रॉफिटेबल नहीं हो जाती, एक फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग बेस नहीं बन जाता। क्योंकि क्या है ना कि बुनियाद जब तक मजबूत नहीं होगी ना, तब तक इमारत कितनी भी बड़ी ले जाओ, वो अगर भूकंप आया वो इमारत सीधा स्वाहा। क्योंकि काफ़ी कंपनीज को मैंने अपनी आंखों के सामने डीलिस्ट होते देखा है, जिनके भाव 25-25 रुपये थे, लोगों ने लाखों रुपए का नुकसान उस कंपनी में किया है। पैसे झाड़ पे नहीं लगते, पैसों को मैनेज करना बहुत 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 मुश्किल है। पैसे मैनेज करना सीख गए तो जितने बाप दादा ने पैसे आपको दिए हैं, आपकी ज़िंदगी निकल जाएगी, लेकिन वो पैसे खर्च नहीं होंगे। पैसों को मैनेज करना सीखो, तो वो चीज़ है। इसी के साथ राम राम, अब आप हमको आज्ञा देवे और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई अगर आपको टॉपिक समझ में आए, वीडियो पे कमेंट कर देना, मेरे को मैसेज कर देना, मैं वो वीडियो ज़रूर बनाऊंगा और कवर भी करूंगा फॉर श्योर। ठीक है, इसी के साथ बाय बाय, टेक केयर। और हमसे जुड़ना है, व्हाट्सएप चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहाँ जाके व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लो, मेरे से कांटेक्ट कर लो, मेरी कांटेक्ट डिटेल्स आपको मिल जाएगी। और उसके अलावा रही बात दूसरी,
लिंक आपको व्हाट्सएप चैनल के बायो पे मिल जाएगा, वहाँ से डीमेट अकाउंट ओपन कर लो, मैं खुद आपसे कांटेक्ट कर लूँगा। ठीक है, इसी के साथ बाय बाय, टेक केयर, और प्रॉफिट कमाते रहो। लॉस सहन से बाहर है, लॉस 1 रुपया सहन नहीं होता, वो चीज़ है। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।